वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। आज का ये मेरा वीडियो दो टर्मिनोलॉजी पर आधारित है, रेडियो ट्रॉपिज्म एंड रेडियो सिंथेसिस। मैं नहीं कह सकता, शायद वनस्पति शास्त्र के वैज्ञानिक इन टर्मिनोलॉजी से परिचित होंगे, लेकिन इवन साइंस की दूसरी ब्रांचेस के विद्यार्थी शायद इनसे परिचित ना हो। व्हाट इज रेडियोट्रोपिज्म, व्हाट इज रेडियो सिंथेसिस? रेडियोट्रोपिज्म का मतलब है मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन की तरफ जो मैग्नेटिक आकर्षण होता है उसे रेडियोट्रोपिज्म कहा जाता है। रेडियो सिंथेसिस, यहां रेडियो शब्द का मतलब रेडिएशन से है, सिंथेसिस का मतलब वही सिंथेसिस या संश्लेषण से है। जिस प्रकार प्लांट्स क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो ऊर्जा में परिवर्तित होता है क्लोरोफिल के माध्यम से करते हैं, क्या इसी तरह रेडियो एक्टिव रेस से एनर्जी के किसी माध्यम को संश्लेषित किया जा सकता है? फ्रेंड्स, मुझे यह आश्चर्यचकित करने वाला लगा है। आज जो हमारे केमिस्ट्री एल्यूमिनी एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा के पीजी स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन है, वहां मेरे एक बहुत ही प्रबुद्ध सीनियर, एक वर्ष मेरे से सीनियर डॉक्टर प्रबोध सोनी ने जो क्लिप डाला था, उसको पढ़ने के बाद मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं इस पे एक छोटा सा वीडियो बना दूं। प्रबोध सोनी सर, आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, चेरनोबिल शब्द आते ही हमारी निगाहें रूस की तरफ उठती हैं, और जब उसके साथ चेरनोबिल दुर्घटना जोड़ दिया जाता है तो हमें अप्रैल 1986 की याद आ जाती है। 26 अप्रैल 1986 का वो घनौना दिन था, ये कह दे वो दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था, जब रूस के चेरनोबिल एटॉमिक प्लांट में एक रिएक्टर को लगाते हुए विस्फोट हुआ था। और ऐसा विस्फोट हुआ था कि यदि मैं आपको सही रेडियो एक्टिव इकाई क्यूरी के माध्यम से जानकारी दूं, 185 मिलियन क्यूरी रेडियो न्यूक्लाइड्स बने थे। जी हां, 185 मिलियन क्यूरी रेडियो न्यूक्लाइड्स बने थे। रूस का चेरनोबिल पूरी तरह से तबाह हो गया था, बेलारूस तक तबाह हुआ था, ना जाने कितने यूरोपियन देशों तक इसका असर गया था। रेडिएशन खतरनाक ही होते हैं, लेकिन आज की जो मैं रेडियो सिंथेसिस की बात कर रहा हूं, रेडियोट्रोपिज्म की बात कर रहा हूं, वो एक वैज्ञानिकों की ऐसी उपलब्धि है शायद जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इन्वेंशन या डिस्कवरी में गिनी जाएगी। चेरनोबिल दुर्घटना के आसपास आज भी यदि वहां जाया जाए, गामा रेडिएशन प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, यहां रेफरेंस देना चाह रहा हूं। मैडम क्यूरी, जिनकी आज से 90 साल पहले मृत्यु हो गई थी, उनकी बॉडी को पेरिस में 1 इंच मोटे लेड के कवर से चारों तरफ से ढक के रखा गया है, क्योंकि रेडियम और पोलोनियम जिस पर उन्होंने अनंत कार्य किया था, इन्फिनाइट वर्क किया था, अभी भी उनकी बॉडी से रेडिएशन निकल रहे हैं। 1 इंच लेड की परत का मतलब यही है ताकि आने वाले लोगों को नुकसान ना हो। आप सोचिए, चेरनोबिल में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया, क्या हालत होगी वहां की दीवारों की, जहां अभी भी गामा रेडिएशंस निकल रहे हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जरा प्रकृति की सुंदरता देखिए, यू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। फंगस, जिसको हिंदी में हम कवक कहते हैं, एल्गी फंजाई बॉटनी में हम पढ़ते हैं, एक फंगस, उन परिस्थितियों में प्रकृति ने उसको इतनी शक्ति प्रदान की थी कि वो असीम रेडिएशंस के बीच में, जब वहां से हजारों किलोमीटर पे चेरनोबिल दुर्घटना के रेडिएशन इंसानों को, प्रकृति को और समूचे एनिमल किंगडम को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तब प्रकृति ने जो उस फंगस को शक्ति प्रदान की थी, शायद ये
एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का बहुत ही सुंदर उदाहरण होगा। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का मतलब यही है किस तरह से प्राणी या वनस्पति वातावरण के अनुसार अपने को एडॉप्ट कर लेते हैं। जी हां, वहां एक काली फंगस ग्रो कर रही है, उसका मैं नाम भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्लेडोस्पोरियम एस। उस फंगस की विशेषता यह है, ना केवल उसने उन गामा रेडिएशंस का सामना किया जो 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल दुर्घटना से निकले थे, प्रकृति ने उसको इतना एडाप्टेशन प्रदान किया कि उस फंगस का वहां ग्रोथ बढ़ गया है और वो फंगस गामा रेडिएशन केवल अपने प्रोटेक्शन के कवच के रूप में काम नहीं कर रही। हो सकता है शुरू में जब गामा रेडिएशन हो, प्रकृति ने उसको इस तरह से एडॉप्ट करवाया हो कि गामा रेडिएशन का कवर से ढकने के बाद भी उसको कोई हार्म ना हो। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति की, नेचर की सुंदरता देखिए, आज स्थिति यही है, वो ब्लैक फंगस ना केवल रेडिएशन का एक कवच धारण करती है, बल्कि उन्हीं रेडिएशन का उपयोग एनर्जी उत्पादन के लिए करती है, जिसे ही रेडियो सिंथेसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों ने यह नाम सुना हो, मैंने नहीं सुना था। रेडियो सिंथेसिस का मतलब ही यह है, रेडियो एक्टिव गामा रेडिएशन के माध्यम से आप एनर्जी उत्पादन कर सकें या एनर्जी उत्पादन का ऐसा कोई पदार्थ बना सकें जैसा प्रकृति में, पौधों में क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, कितना सुंदर उदाहरण है नेचुरल या करेक्ट में कहूं एनवायरमेंटल एडेप्टेशन का। वो फंगस जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने इंटेंसिव गामा रेडिएशन के बीच भी बच पाएगी, उसी को प्रकृति ने एक कवच बनाने का अवसर दिया और बाद में उस कवच से रेडियो सिंथेसिस करके अपनी एनर्जी प्राप्त करने का एक स्रोत प्रदान किया। और आज ये रिसर्च फंगस पे बहुत तीव्रता से चल रही है। क्या इस तरह की फंगस जो गामा रेडिएशन का केवल अपने बॉडी के आसपास कवच ही नहीं बनाती, शील्ड ही नहीं बनाती, उससे रेडियो सिंथेसिस करके ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकती है, आने वाले समय में वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए शायद जॉकेट शील्ड का निर्माण करे। ये थी जानकारी रेडियोट्रॉपिज्म और रेडियो सिंथेसिस के बारे में। कुछ घंटे पहले मैं फिर अपने परम श्रद्धेय सीनियर डॉक्टर प्रबोध सोनी जी का हृदय से आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने मुझे ये जानकारी, ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। नमस्कार।